अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर की बायो। और बायो के अंदर चैप्टर नंबर है 13। चैप्टर का नाम है इम्यूनिटी। आज हम पढ़ रहे हैं एयर पैसेजवे एज फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी। हम जब सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सांस के रास्ते के ज़रिए से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट वगैरह जो है वो चली जाती है। इस बात को ज़रूरी बनाया जाता है नेचर की तरफ से कि ये डस्ट पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लंग्स तक ना पहुँचें या एयर पैसेजवे के अंदर ना ठहरें। अगर वो ज़्यादा देर ठहर जाते हैं तो वहाँ पर इन्फेक्शन काज कर देंगे और हम बीमार हो जाएंगे। लिहाजा इसको रोकने के लिए तीनों लाइन ऑफ डिफेंसेस मौजूद है हमारे एयर पैसेजवे के अंदर, जिसमें फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी या डिफेंस मौजूद है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है। आज हम पढ़ेंगे एयर पैसेजवे के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का क्या काम है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसे काम करती है। ये लेक्चर आपको आपके सालाना इम्तिहानों के अंदर भी काम आएगा और आपके जो एमडी कैट का जो टेस्ट देंगे बाद में उसके अंदर भी काम आएगा। हम ये देखते हैं कि जो हमारा एयर पैसेजवे होता है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू होता है। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद यहाँ नेजल कैविटी मौजूद होती है। नेजल कैविटी के बाद इस जगह पर जाकर इंटरनल नॉस्ट्रल होते हैं। इंटरनल नॉस्ट्रल के बाद ये यहाँ से होता हुआ फेरिंक्स में एयर पहुँचती है। फेरिंक्स से होता हुआ ये एपिग्लॉटिस है यहाँ पर, और एपिग्लॉटिस के यहाँ पर ये ट्रैके स्टार्ट हो रहा है। ट्रैकिया से ऊपर जो ओपनिंग है इसको हम इस ओपनिंग से दाखिल होके, ग्लॉटिस वाली ओपनिंग से दाखिल होके ट्रैकिया के अंदर दाखिल हो जाता है और ट्रैकिया आगे जाकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है जिनको हम कहते हैं ब्रोंकाई, और फिर यहाँ नीचे लंग्स मौजूद होते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई होती है ये छोटी छोटी नालियों के अंदर मजीद तकसीम होती है जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स फिर मजीद छोटी छोटी नालियों में तकसीम होती है जिनको हम कहते हैं एल्वुलर डक्ट, और फिर एल्वुलर डक्ट जो है वो पाउच ऑफ एयर सैक्स के अंदर जाकर ओपन होती हैं जिनको हम एल्वुलाई का नाम दे रहे होते हैं। अब जरा देखिएगा, हमारी इस पूरे एयर पैसेजवे के अंदर जब हम अपने नाक को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे नाक के अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जा रहे होते हैं तो एयर जा रही होती है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं, उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर शामिल होता है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं। उनको सबसे पहले जो है हमारे जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के आसपास हेयर मौजूद होते हैं उसको फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सी कोशिश कामयाब भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जब अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर यहाँ जैसे ही नेजल कैविटी के पास पहुँचते हैं तो नेजल कैविटी के पास फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी के तौर पर यहाँ सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू शुरू हो जाता है। कौन सा शुरू हो जाता है? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है कि जी अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कॉलम लाइक ऐसे सेल मौजूद होते हैं। हर एक सेल्स के अंदर टफ सीलिया मौजूद होता है। वो टफ सीलिया जो होता है इस तरह से फिर लहराता रहता है। सिंक्रोनाइजिंग मूवमेंट हो रही होती है सीलिया की, और सीलिया जो है अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं। ये देखिए मेरे हाथ की तरफ देखें, ये ऐसे अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं। अगर फर्ज करें यहाँ पर एक पार्टिकल आ जाता है तो वो उस पार्टिकल को ये ऊपर की तरफ ले आता है और फिर ये उसको ऊपर की तरफ ले आता है, ये उसको ऊपर की तरफ ले आता है। ठीक है, इस तरह से जब ऊपर ले आते हैं तो अल्टीमेटली तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस तरह से स्टक हो जाते हैं अंदर की तरफ, डस्ट पार्टिकल हो जाते हैं, वो नेजल कैविटी तक पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद नेजल कैविटी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ओके जी, ये सारा का सारा सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी एयर पैसेजवे के अंदर मौजूद होता है। नेजल कैविटी से स्टार्ट होगा, फेरिंक्स के अंदर मौजूद होगा, ट्रैकिया के अंदर मौजूद होगा, ब्रोंकाई के अंदर मौजूद होगा, ब्रोंक्यूल्स के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, अब किसी भी स्टेज पर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचा हुआ है, कोई डस्ट पार्टिकल पहुंचे हुए हैं, कोई पार्टिकुलेट मेटेरियल पहुंचा हुआ है, तो वो क्या करता है? सबसे पहले वो जो है अटैच होता है म्यूकस के साथ।
ठीक है। इस टिश्यू के अंदर जो है, इस टिश्यू के अंदर इस टिश्यू की जो बनावट होती है, यहाँ सीलिएटेड कॉलमुनर एपिथेलियल सेल मौजूद होते हैं। इन सेल्स के दरमियान में कुछ गॉबलेट सेल्स मौजूद होते हैं। गॉबलेट सेल्स का काम होता है ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से हम इन्हें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स का नाम भी दे रहे होते हैं। जब ये म्यूकस को सिक्रेट करते हैं तो म्यूकस जो होती है कॉलमुनर एपिथेलियल सेल्स के ऊपर एक पतली सी लेयर बना देती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक एपिथेलियल सेल्स की लेयर है, तो इसके ऊपर यहाँ से नीचे से जो है ना म्यूकस बाहर निकलेगा और इसके ऊपर एक तहसी बना देता है, एक तहसी बना देता है। हम सपोज कर लेते हैं कि हम बाहर हम सांस ले रहे हैं और बाहर जो हवा बड़ी तेजी के साथ चल रही है और उस हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, साथ में माइक्रोऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो हमें नज़र नहीं आते। तो एयर जब हम इनहेल करते हैं तो उस इनहेल्ड एयर के साथ माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे बाल जो नोज के अंदर एयर मौजूद होते हैं वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो इन बालों की वजह से डस्ट पार्टिकल नहीं रुकते वो नेजल कैविटी में पहुंच जाते हैं। अब नेजल कैविटी के अंदर हेयर मौजूद नहीं होते, नेजल कैविटी के अंदर सीलिएटेड कॉलमुनर एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होते हैं। उन जो कॉलमुनर सेल्स होते हैं उनके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं। कॉलमुनर सेल्स के दरमियान में गॉबलेट सेल्स मौजूद होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं, वो म्यूकस सिक्रेट करते रहते हैं हर वक्त। और जब कभी एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है या फॉरेन पार्टिकल ज़्यादा, मतलब डस्ट पार्टिकल ज़्यादा आ जाएंगे, तो वो जो गॉबलेट सेल्स होते हैं या म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, वो ज़्यादा म्यूकस सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो डस्ट पार्टिकल माइक्रोऑर्गेनिज्म उस म्यूकस के साथ स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, राइट। और फिर वो उस म्यूकस के ऊपर जब माइक्रोऑर्गेनिज्म चिपक जाते हैं तो वहाँ पर सीलिया मौजूद होते हैं। सीलिया जो है सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट करते हैं टूवर्ड द नोज आउटवर्ड। तो वो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सीलिया के अपवर्ड मूवमेंट की वजह से ऊपर की तरफ आना शुरू कर देते हैं, राइट। अगर फर्ज कर लेते हैं हम लोग कि हमारी नेजल कैविटी के अंदर भी ये सब कुछ नहीं हो पाता, यहाँ से भी कुछ बच बचा के हमारे ट्रैकिया में चले जाते हैं, हमारे ब्रोंक्यूल्स में चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर ये मौजूद है। यहाँ म्यूकस प्रोड्यूस हो रही है, म्यूकस के साथ माइक्रोऑर्गेनिज्म चिपक जाएंगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के साथ डस्ट पार्टिकल चिपक जाएंगे, डस्ट पार्टिकल के साथ कोई अगर पार्टिकुलेट मटेरियल है वो तो चिपक जाएंगे। फिर उसके बाद जो सीलिया हैं वो अपवर्ड सिंक्रोनाइज मूवमेंट करेंगे। जब अपवर्ड सिंक्रोनाइज मूवमेंट करेंगे तो जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे के सारे ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई के अंदर आएंगे, ब्रोंकाई से ट्रैकिया के अंदर आएंगे, ट्रैकिया से फेरिंक्स के अंदर आएंगे। हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक ये है कि हम स्पिट आउट कर दें, एक दूसरा तरीकाकार भी होते हैं। जो बच्चे होते हैं, जो नादान लोग होते हैं, वो क्या करते थे, सवालों कर जाते हैं। बुरी बात है, लेकिन वो सवालों कर लेते हैं। सवालों करने के बाद वो सारा का सारा मटेरियल हमारे स्टमक पे पहुंच जाता है। तो स्टमक के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक पेप्सिनोजेन एंजाइम मौजूद होता है और दूसरा वहाँ पर HCl हो जाता है। तो HCl और पेप्सिनोजेन एंजाइम मिलकर वो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, डस्ट पार्टिकल को भी ख़त्म कर देते हैं। तो इस वजह से भी हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी होती है या डिफेंस सिस्टम होते हैं एयर पैसेज वे का, वो हमारे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निजात दिला देता है। आप फर्ज करें कि ब्रोंक्यूल्स के लेवल तक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप नहीं हो सके तो वह एल्वोलाई वाले मकाम पर चले जाते हैं। तो एल्वोलाई के अंदर फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस शुरू हो जाती है। वहाँ पर एल्वुलर सेल मौजूद होते हैं जो उनको किल करने की कोशिश करते हैं। इनके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल के अंदर पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेवल हमारा होगा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस या सेकंड लाइन ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है ना जी। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो आप इसे अपने बाकी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए।